आप सभी का प्रेमजीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स सब्जेक्ट देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 जिनके नाम है गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये जो है 5 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भी ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा भी, ठीक, और पूरा देखिएगा तो ही समझ में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रश्न क्या है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ये अपना आज का प्रश्न है भी, ठीक है। धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही इसको क्या कर लीजिए, प्रश्न को नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न दिमाग में सेट रहेगा तो इसको बनाने में आसानी होगा, ठीक है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूं भाई। तो अपना प्रश्न है धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली बोला गया तो सबसे पहले एक वृत्तीय कुंडली मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक वृत्तीय कुंडली बना रहा हूं भाई। यहाँ पे मैं जो है एक वृत्तीय कुंडली बना के चल रहा हूं भाई। ये देख लीजिए, एक वृत्तीय कुंडली बना के चला भाई। तो वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। तो यहाँ पे इसका केंद्र ले लिया, केंद्र के साथ साथ इसमें क्या होता है, त्रिज्या भी होता है। तो ये त्रिज्या लिया, तो त्रिज्या इसका जो है इसको मैं मान लेता हूं कि ये स्मॉल ए है, ठीक है। इसकी त्रिज्या को मैं क्या कर लिया, स्मॉल ए मान करके चला। ये देख लीजिए, इसका जो केंद्र है उसको मैं ओ से प्रदर्शित कर दिया। अब ये धारावाही वृत्तीय कुंडली है। धारावाही वृत्तीय कुंडली इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इसमें धारा का प्रवाह के लिए क्या कर रहा हूं, मैं एरो का निशान लगा रहा हूं। ये देख लीजिए भी, एरो का निशान लगाया, इसमें धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है भी, ठीक है। तो अब इसको क्या करते, जैसे जैसे काम करते जाते वैसे वैसे लिखते चले जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या मान के चला, इसमें जो है यहां पर सबसे पहले मैं मान करके चला कि माना ए त्रिज्या, मान लिया कि माना ए त्रिज्या की क्या चीज है, धारावाही। मान लिया कि ए त्रिज्या की धारावाही वृत्तीय कुंडली, धारावाही वृत्तीय कुंडली है। ये देख लीजिए भी, हम मान ली कि माना ए त्रिज्या की कोई धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें धारा का प्रवाह, जिसमें धारा का प्रवाह, जिसमें धारा का प्रवाह तीर की दिशा में हो रही है या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला काम तो कर लिया भी। मान ली कि ए त्रिज्या की कोई धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें धारा का प्रवाह जो है तीर की दिशा में हो रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है भी, ठीक। ये काम कर लिए। अब इसमें एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान देना, इसको अच्छे से ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। इसमें आगे क्या कर रहा हूं मैं, जो है यहाँ पे ध्यान देना, डायग्राम में बाद में देखेंगे, पहले लिख रहे हैं। तो जो बोल रहा हूं उस वर्ड को पहले फोकस करना भाई। मैं क्या लिख रहा हूं उसको, यहां पे मैं लिख रहा हूं यदि कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत, यदि कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत हो तब कुंडली का अक्ष कागज के तल पर होगा। ये देख लीजिए भी, इसी चीज को मेन ध्यान रखना है क्या बोला गया है। यहां पे मैं लिखा हूं कि कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत हो तब कुंडली का अक्ष कागज के तल की क्या होगा, यहां पर कागज के तल पर स्थित होगा भी। ये बोल रहे हैं भी, ठीक है। इसका मतलब कुंडली को कैसे रख करके प्रयोग में लाया जा रहा है ये ध्यान में देना अपने को। तो इसके लिए क्या कर रहा हूं, मैं एक वृत्ताकार कोई चीज लेके चल रहा हूं। तो यहां पे क्या करते हैं, ये देखो, ये एक वृत्ताकार कोई एक चीज लेके चला भाई मैं, ठीक। ये वृत्तीय कुंडली हो गई अपना भाई। इस वृत्तीय कुंडली का क्या करेंगे हम, जो है केंद्र की बात करेंगे तो बिल्कुल ऐसे होगा भाई। ये देख लीजिएगा, ये बीच में होगा केंद्र, और ये जो मेरा रेड पेन दिख रहा है भाई, ये पेन इसका क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहां पर अब इस कुंडली को क्या करना है, प्रयोग करने का दो तरीका भी।
ये धारावाही एक वृत्तीय कुंडली लेके चला। इस कुंडली को एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस कागज, ये ब्लैक बोर्ड को मैं क्या ले रहा हूं, कागज लेके चल रहा हूं। इस पे क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऐसे रख दिया। तो एक तरीका मेरा यही है कि ऐसे किया जा सकता है। अगर ऐसे करता हूं मैं वृत्तीय कुंडली को, तो इसका केंद्र बीच में होगा और अच्छा देखो मेरा रेड वाला पेन हो जाएगा, क्योंकि अच्छा हमेशा केंद्र से होकर गुजरता है, ये इस तरह से ऐसे। तो यहां पर एक चल में ध्यान रखना, अपना कुंडली ऐसे नहीं है, अपना कुंडली जो है इस तरह से रखा गया है, इस तरह से रखा गया है। कुंडली जब इस तरह से रखा गया है तो ये मेरा रेड पेन जो है भाई, ठीक है, कुंडली अगर ऐसे रखे तो मेरा रेड पेन की दिशा देखो, रेड पेन की दिशा क्या होगी, इस तरह से होगी। तो जो रेड पेन होगा वही क्या हो जाएगा, इस कुंडली का अच्छा होगा। तो अब इसको रखना भी है तो क्या करना है, ध्यान देना। यहां पर ब्लैक बोर्ड है तो मैं इसको अंदर तो घुसा नहीं सकता भाई, ठीक है। अगर इसको घुसाने की कुछ चीज होता तो क्या करता, मैं इस कुंडली का आधा भाग को इसके पीछे लेके जाता, आधा भाग को सामने लाता। जब आधा भाग नीचे जाता और आधा भाग ऊपर रहता तो ये जो अच्छा देखो ऐसे गुजर रहा है, तो ये अच्छा बिल्कुल कागज पर आता भाई, ठीक। तो मेरा कुंडली ऐसा रखा गया, उसी को स्पष्ट बोल रहा है, कुंडली का तल कागज के तल के कैसे है, लंबवत है। लंबवत है मतलब कुंडली ऐसा रखा गया, और ऐसा रखा गया तो इसका अक्ष की दिशा ये होगा, ठीक। तो कुंडली को रखे तो आधा भाग ब्लैक बोर्ड के पीछे, आधा भाग सामने है, तब इसका केंद्र बिल्कुल यहीं पर आएगा और इस तरह से इसका अच्छा बनेगा। मतलब अच्छा क्या होगा, उधर जाएगा भाई, और किस पर होगा, वो कागज के तल पर स्थित होगा। तो मैं उसी को यहां पर लिखा हूं भाई। और एक चल में क्या है, हम चूंकि इसको कुंडली को ऐसा रखे हैं, इसी कारण यहां पर इसको पूर्ण गोलाई नहीं देते हैं। यहां पर अगर इसको ऐसा रखता तो इस डायग्राम को मैं पूर्ण गोलाई दिया रहता, ठीक। इसको पूर्ण गोलाई नहीं देने का कारण यह है कि इसको लंबवत रखा गया अभी, तो इस चीज को दिमाग में रखना है अभी, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे आगे क्या करेंगे उसको जो है भाई, यहाँ पे हम तो बतला दिए भाई कि कुंडली का तल कागज के तल के लंबवत है। अगर लंबवत है तो कुंडली का जो अक्ष है कागज के तल पर होगा। तो यहाँ पर अपने को तीव्रता कहाँ ज्ञात करना है, तीव्रता अपने को जो ज्ञात करना है वो अच्छा पे ही ज्ञात करना है। इसका मतलब मेरे को वो जो बिंदु है वो कुंडली के अच्छा पर ही लेके चलना है। तो मैं आगे क्या करूंगा, ये इसका केंद्र है, इससे होकर ऐसे गुजरेगा, अच्छा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम आगे जो है, इसका ये जो केंद्र है इससे यहाँ पर एक सदूरी में, ये यहाँ पर क्या करते हैं, एक बिंदु लेके चल रहे हैं। एक सदूरी में यहाँ पर एक बिंदु लेके चल रहा हूं, इस बिंदु का नामकरण कर दिया हूं भाई, देख लो क्या है, पी है, ठीक। तो ये इसका अच्छा है, अच्छा पर इस बिंदु को लिया और दूरी कितना लिया हूं, एक्स लिया हूं, और उसी पे मेरे को क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो मैं आगे क्या करूंगा, अब ध्यान देना भाई, यहां पर आगे हम क्या करने वाले, इसको आगे हम जो किए उसी को लिखेंगे। आगे हमारा जो स्टेप है वो हो रहा है, अब क्या किए भाई हम जो है, कुंडली, अब कुंडली के केंद्र ओ से, कुंडली के केंद्र ओ से एक सदूरी पर अक्ष पर बिंदु P लेते हैं, अक्ष पर बिंदु P लेते हैं, जिस पर क्या ज्ञात करना है अपने को, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये देख लीजिए, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भाई। तो यहां तक तो कर लिए भाई। इसके आगे क्या होगा उसको थोड़ा सा आप देखते हैं भाई। हमको बिल्कुल क्रम से चलना है भाई, एकदम आसान है, बहुत ईजी है, बशर्ते थोड़ा सा लंबा है भी, ठीक है। इसी कारण इसको 5 नंबर में पूछा जाता है और ये 100% आता है भी, ठीक है। जितना भी वीडियो अभी अपलोड किया जा रहा है इस चैनल में, सारे आने वाले प्रश्न है भी, तो सारे प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा भाई, बारी बारी करके, अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे क्या कर लिए हम जो है, कुंडली के केंद्र O से एक सदूरी पर अक्ष पर बिंदु P लेके चले, उसी पर हमको क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो हम आज तीव्रता ज्ञात करने वाले वो बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो बायो-सेवर्ट का जो नियम था उसको अगर देखना है भाई, तो उसके लिए क्या कर देना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको एक के लिए अलग से वीडियो तैयार करेंगे भाई, फिर वो भी समझ में आ जाएगा। फिलहाल उसका जो फार्मूला था उसको हम इस प्रश्न में यूज कर लेते हैं। तो उसने क्या दिया था, बायो-सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB बराबर उसने दिया था μ0/4 पाई IDL,
ये साइन थीटा और ये हो जाता है आर का स्क्वायर। ये बायो सेवर्टन ने दिया था अभी, ठीक है। बायो सेवर्टन ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये सूत्र दिया था और उसने जो फार्मूला दिया था वो केवल एक अल्पांश के लिए दिया था, डीएल। उस अल्पांश की लंबाई है डीएल। अल्पांश मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, उस टुकड़े के लिए इसने क्या दिया था, ये तीव्रता का नियम दिया था और उस टुकड़े का नामकरण था ये जो है ए बी और उसका लंबाई था डीएल, ठीक है। तो यहां पर हम अगर बायो सेवर्टन का नियम यूज करना चाह रहे हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं मेरे को एक तो इसका टुकड़ा लेना पड़ेगा, कहीं पर एक टुकड़ा लेके चलना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक टुकड़ा क्या करता हूं, ये कुंडली के बिल्कुल ऊपरी सिरे में लेके चल रहा हूं। यहां पर देखिएगा मैं कुंडली के बिल्कुल ऊपरी सिरे में, यहां पर कुंडली के बिल्कुल ऊपरी सिरे में यहां पर क्या करते हैं हम जो है, यहां पर देखो एक अल्पांश लेके चला। इस अल्पांश का मैं नामकरण कर दिया ए बी और इस अल्पांश की अगर लंबाई तुमसे कोई पूछेगा तो बता देना डीएल है, ठीक है। तो यहां पर जो अगला काम किए हैं उसी को हम लिख लेते हैं भाई। यहां पर हमने अगला काम क्या किए हैं भाई, कुंडली के ठीक ऊपरी सिरे पर, ठीक है। अगला काम हमारा हो रहा है कुंडली के ठीक ऊपरी सिरे पर, कुंडली के ठीक ऊपरी सिरे पर क्या कर रहे हैं हम जो है, डीएल लंबाई की अल्पांश कौन सा लिए भाई हम जो है, ए बी लेते हैं। ये देख लीजिए भाई, डीएल लंबाई की अल्पांश ए बी लेते हैं, ले लिए भाई, ठीक है। अब क्या करना है, इस अल्पांश जो ए बी लिया गया है उसी से इस बिंदु पे क्या करना है, मेरे को जो है तीव्रता ज्ञात करना है। तो तीव्रता ज्ञात करना है तो मेरे को मालूम होना चाहिए कि ये जो अल्पांश है उससे उस बिंदु की दूरी कितना है। तो यहां पर जब बायो सेवर्टन ने जब ये नियम ज्ञात किया था तो उसको आर से प्रदर्शित किया था, ठीक है। तो हम भी आर से प्रदर्शित करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ये अल्पांश और इस बिंदु को मिला देंगे। तो दोनों को इस तरह से मिला दिए, यहां पर इसको नामकरण कर दिए सी। तो यहां पर कई लोग के दिमाग में आएगा भाई कि ये कैसे मिलाया गया, एक्चुअल में मेरा ये है। तो मैं अल्पांश लिया हूं वो बिल्कुल यहां पे लिया हूं, बिल्कुल यहां पे एक बिंदु यहां पे लिया हूं, दूसरा बिंदु यहां पे लिया हूं और मेरा जो बिंदु पी है वो सामने की ओर है। तो इधर मिलाऊंगा तो भी वही दूरी बनेगा, यहां मिलाऊंगा तो भी, इसके चारों तरफ कहीं से भी उसको मिला लो सेम दूरी बनाएगा। इसलिए हम क्या किए, इसको सीधा सेंटर पॉइंट में दे दिए इसका, ठीक है। मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी जो है आर है और वही उस अल्पांश की दूरी बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारा कुंडली ऐसा है। ऐसा देखोगे तो यहां से यहां ये बीच में तो दूरी कम ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा रखे उसको पहले क्लियर कर दिया गया कि कुंडली ऐसा है, बार बार बोल रहा हूं ऐसा, मतलब जितना भी इस पे बिंदु लूंगा सबसे उस बिंदु की दूरी समान हो जाएगा। इसलिए मैं इसको यहां पर मिलाया और उसी को बोल रहा हूं भाई कि अल्पांश से उसके बीच की दूरी है। उसकी बीच की दूरी बायो सेवर्टन ने कितना बोला था, आर बोला था। तो मैं इसको क्या कर देता हूं भाई, यहां पर इस दूरी को जो है आर से प्रदर्शित कर देता हूं। ये देख लीजिए, इस दूरी को मैं क्या कर दिया, आर से प्रदर्शित कर दिया भाई, ठीक है। तो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं भाई, आगे क्या करेंगे, अल्पांश मान लिए तो इस अल्पांश के कारण उस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात कर देना है भाई, ठीक है। उस बिंदु पे तीव्रता ज्ञात कर देना है। तो यहां पे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं भाई, इसमें आगे का जो काम कर रहा है उसको जो है आगे क्या कर रहे हैं हम जो है, अतः अल्पांश ए बी के कारण, अतः अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये देख लीजिए भाई, अतः अल्पांश ए बी के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फार्मूला ये पहले से मालूम होना चाहिए। फार्मूला क्या चीज है भाई, बायो सेवर्टन के नियम से डी बी बराबर ये हो जाता है μ0/4 और ये आई डी एल, ये साइन थीटा और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक है। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। थीटा का मतलब अल्पांश और बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो यहाँ पर अल्पांश ए बी है और इसको ये देखो मिलाने वाली रेखा इस बिंदु से यही है, तो इनके बीच का कोण है। यहाँ पर ये कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या कर देते हैं, थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं। ये देख लीजिए, उस कोण को हम थीटा से प्रदर्शित कर दिए। ये हो गया भाई। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है भाई, यहाँ पर लिख रहा हूं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट क्रिएट होगा। स्पष्टता,
यहां पे लिख दे रहा हूं मैं थीटा बराबर 90 अंश। ठीक है, यहां पे लिख दिया थीटा बराबर 90 अंश। एक्चुअल में अगर यहां पर सही एंगल क्रिएट किया जाए तो वो 90 अंश बनता है भी। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो थीटा लिया हूं उस थीटा के बराबर में 90 अंश ले रहे हैं भाई। तो यहां पर अगर थीटा बराबर 90 अंश होगा, ठीक है, अगर थीटा बराबर 90 अंश होगा तो ये याद रखिएगा डी बी बराबर ये क्या बनेगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा के स्थान पे क्या रखने वाले 90 अंश, नीचे में ये हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये इतना भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे तो डी बी बराबर ये क्या हो रहा है, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है, एक होता है तो उसको हटा दो, लिखने का मतलब नहीं। नीचे में ये आर स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर। ये देख लीजिए भाई, इसको क्या करते हैं हम जो है, ये जो मिला इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिए हम जो है फर्स्ट दे दिए भाई। ठीक है, ये देख लीजिए भाई। ठीक, ये हो गया। आगे क्या करते हैं भाई, अब आगे चलते हैं हम जो है, ये जो डी भी मिला ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। और तीव्रता की बात करें तो ये सदिश राशि है, और सदिश राशि है मतलब इसकी दिशा बदलानी जरूरी है। तो इसकी दिशा हमको क्या करना है, डायग्राम में बना देना भी। तो इसकी दिशा हमेशा याद रखना, इसकी दिशा जो है चालक चालक और उस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके लंबवत लिया जाता है भी। इस बात को दिमाग में रखना। तो यहां पर फिलहाल ये अल्पांश है और अल्पांश को मिलाने वाली रेखा ये है, तो इस रेखा के लंबवत लेके चलूंगा। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, डीबी को प्रदर्शित कर रहा हूं। तो डीबी को इसमें क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो डीबी की जो दिशा है वो इस दिशा में बनेगा। ये बिंदु अपना कौन सा था भाई, ये बिंदु अपना पी था, और ये इसको नामकरण कर देता हूं मैं आर। ये देख लीजिए अभी। ठीक, ये बिंदु अपना कौन सा था भाई, ये बिंदु पी था, ये हो गया आर। तो मैं जो इसकी दिशा बतला रहा हूं वो पी आर की दिशा में बतला रहा हूं, लेकिन ये जो पी आर है किसकी दिशा, डीबी की दिशा बोल रहा हूं। मैं लिख देता हूं इसके ऊपर में, ये जो पी आर है वो डीबी की दिशा है। वो डीबी की दिशा है लेकिन वो किसके लंबवत है, ये जो सीपी दिख रहा है उसी के लंबवत है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं भाई इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा का क्या हो रहा है भाई, ये जो है सीपी के लंबवत, सीपी के लंबवत, सीपी के लंबवत किधर जा रहा है वो, पी आर के अनुदिश, अनुदिश। ये देखिए होगा, यहां पर ये सीपी है, इस पे लंबवत ये है, और पी आर उसका नामकरण किए तो उसी के दिशा में है। तो इसकी दिशा हम बतला दिए, सीपी के लंबवत किधर है, पी आर के अनुदिश है। ठीक है, तो यहां तक तो हमने कर लिया भाई। ठीक, अब आगे करना है भाई, तो आगे क्या करेंगे, ध्यान देना भाई। यहाँ पर और एक इंफॉर्मेशन है भाई आप लोग के लिए, जिनको भी ऑफलाइन यहाँ पे क्लास ज्वाइन करना है वो बिल्कुल कर सकते हैं भाई। 1 महीना हो गया क्लास जो है प्रारंभ हो गई, ये 2nd महीने चल रहा है अभी। ठीक है, तो जो भी बलौदा बाजार से अगर बिलोंग करते हैं भाई, आसपास के क्षेत्र के हैं, तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए भाई। ठीक है, बहुत मजा आएगा ऑफलाइन क्लास में, इससे ज्यादा भी मजा आएगा। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, कुछ गुणवत्ता सुधार की आवश्यकता है, तो वो टेक्निकल इशू के कारण है, तो वो समय के साथ सुधार कर लिए जाएंगे भी। तो अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो ऑनलाइन जुड़ लिए, और अगर जुड़ सकते हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन जुड़िए भी। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं भी। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के लिए हमारा जो है कॉन्टेक्ट नंबर जो दिया गया है उसी नंबर पे संपर्क करेंगे, उसी नंबर के थ्रू ही ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या किया था, हमने एक अल्पांश लिया था ए बी, उस अल्पांश के कारण उस पर तीव्रता ज्ञात कर लिए थे, उसकी दिशा बतला दी। अब इसमें ध्यान देना, हम क्या करेंगे आगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ये देख लीजिए। यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम मान लेते हैं भी अपने मन से। इस कोण को मैं मान करके चलता हूं कि ये जो कोण है वो क्या है, फाई है भी। ठीक है, तो हमने जो हल किया था उसके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम कुछ मान करके चल रहे हैं भाई। यहां पर मैं मान करके चल रहा हूं कि ये जो कोण है ये फाई है, तो इस कोण का नामकरण करें हैं तो सीपीओ, सीपीओ बराबर क्या है, फाई। तो यहां हम लिख लेते हैं भाई सीपीओ बराबर क्या मान लिए, फाई मान लिए। चलो देख लीजिए भाई, सीपीओ के बराबर में मान लिए फाई भी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना, जो डीबी था, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता था,
वो सदिश राशि होता है और सदिश राशि को हमेशा दो लंबवत भागों में तोड़ा जाता है। तो मैंने जो समीकरण एक निकाला था भाई, समीकरण एक जो निकाला था उसको दो भाग में तोड़ूंगा, ठीक है। तो दोनों भाग को जब भी तोड़ा जाता है लंबवत तोड़ा जाता है, ठीक। इसके लिए सदिश पार्ट लाया जाएगा भाई, 11th क्लास का टॉपिक है, उसको बिल्कुल जाके एक बार देख लीजिएगा भाई, ठीक है। तो यहां पर इसको क्या कर रहे हैं, ये जो डीबी है, जो समीकरण एक दिया गया था उसको दो भाग में तोड़ूंगा और दो भाग में हमेशा लंबवत तोड़ना है भाई, याद रखना भाई, ठीक है। 11th क्लास का नियम है भाई, थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, एक भाग उसका ये लेके चला, ये देखो, दूसरा भाग इसमें क्या करूंगा, ध्यान देना भाई, दूसरा भाग जो है मैं क्या कर रहा हूं, ये लेकर के चला, ठीक है। इस ऊपर की ओर जो भाग लिखा है इसका नामकरण कर देता हूं Pn, ये बिंदु P था ना भाई, तो ये हो जाएगा Pn। इधर जो आगे गया उसका नामकरण करने की अपने को आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक। ये बिंदु छिप रहा है भाई, इस बिंदु का नाम याद रखना, इस बिंदु का नाम क्या लिए थे हम, P लिए थे भाई, ठीक। तो ये जो DB था उसको दो लंबवत भागों में तोड़ रहा हूं भाई, और जब भी लंबवत भाग में तोड़ा जाता है, जब भी लंबवत भाग में तोड़ा जाता है तो साइन और कॉस के अनुदिश तोड़ा जाता है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको दो भाग में तोड़ूंगा। तो ये वाला जो भाग है क्षैतिज वाला, क्षैतिज में मैं क्या करता हूं, साइन को लेके चल रहा हूं। तो यहां पर ये जो क्षैतिज वाला भाग है इसमें लिख देता हूं DB साइन फाई, और ये लंबवत वाला भाग है इसमें लिख देता हूं DB कॉस फाई। ये देखो दो भाग में तोड़ा भाई, ये DB था अपना तीव्रता, इसको एक साइन के रूप में तोड़ा, एक कॉस के रूप में तोड़ा। तो साइन के रूप में तोड़ूंगा DB साइन फाई, कॉस के रूप में तोड़ेंगे तो DB कॉस फाई, ठीक है। इसको हमेशा लंबवत लिखा जाता है भी, और किसको कब लंबवत लिखना है कब क्षैतिज लेना है डिस्कशन का विषय है, अभी बताऊंगा तो टॉपिक बहुत खींचेगा, इसलिए केवल याद रखना को साइन को जो है क्षैतिज में लिए, कॉस को जो है लंबवत में लिए। तो आगे जो काम किया उसी को लिखते हैं भाई। आगे हमारा जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, अब DB को दो भागों में, DB को दो भागों में विभाजित करने पर, DB को दो भागों में विभाजित करने पर, तो इसमें पहला जो भाग विभाजित किए हैं वो कौन सा है, DB साइन फाई। तो पहला इसका भाग बन रहा है DB साइन फाई। दूसरा इसमें जो बन रहा है उसको देखो भाई, दूसरा कौन सा है, DB कॉस फाई। ये दूसरा बन गया DB कॉस फाई। तो दो भाग में तोड़े हैं, अब तोड़े हैं तो दोनों को जिधर जिधर प्रदर्शित किए उधर लिख देते हैं भाई। तो DB कॉस फाई को क्या बतलाते हैं, इसकी दिशा बतलाते हैं। तो DB कॉस फाई देखो, DB साइन फाई, DB साइन फाई जो है OP के अनुदिश है, मतलब OP, उधर पढ़ रहा हूं उधर ही जा रहा है वो, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे हम, जो है यहां पर इसकी दिशा बतला देंगे, इसकी दिशा हो रहा है OP के अनुदिश। ये देख लीजिए इसकी जो दिशा है वो किधर जा रहा है भाई, OP के अनुदिश जा रहा है, ठीक। दूसरा DB कॉस फाई देखो, DB कॉस फाई जो है OP के कैसा है, लंबवत ऊपर की ओर है, ठीक है। तो यहां पर DB कॉस फाई को लिख देंगे OP के लंबवत, ये हो जाएगा OP के लंबवत। कुछ भी नहीं रटना, बिल्कुल आसान है, पूरा डायग्राम पे फोकस रखना फिर आराम से बनेगा। तो ये दो भाग में तोड़ लिए भाई हम जो है, ठीक है। अब ये काम हो गया भाई। अब अगला काम क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई। अगला स्टेप में क्या करेंगे, जैसा हम एक अल्पांश AB कुंडली के बिल्कुल ऊपर लिए थे वैसा एक दूसरा अल्पांश कुंडली के बिल्कुल नीचे लेना है, ठीक है, बिल्कुल नीचे। तो यहां पर जैसे ये ऊपर था इसी के जस्ट सीधे में यहां पर मैं I को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा करके प्रदर्शित कर देता हूं भाई, यहां लिख देता हूं I को। तो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो यहां और ये यहां, इस अल्पांश का नामकरण मैं कर रहा हूं C और ये D, ठीक है। तो या फिर CD नहीं करना है तो इसको क्या कर देते हैं हम, A' और B' कर देते हैं, जैसे भी करो, नामकरण अपने ऊपर है भी। तो यहां पर हम जैसे बिल्कुल कुंडली के ऊपर में लेते, बिल्कुल कुंडली के नीचे में एक दूसरा अल्पांश A' B' लिए। लेकिन इस अल्पांश की भी लंबाई जैसे पहले वाले की लंबाई कितना था, DL, सेम टू सेम इसकी भी लंबाई को लेके चलना है DL, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं भाई, यहां पे क्या लिख रहा हूं, ध्यान देना, वर्ड पे फिर फोकस करना भाई। यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब कुंडली के ठीक निचले सिरे पर, अब कुंडली के ठीक निचले सिरे पर DL लंबाई
की। अब कुंडली के ठीक निचले सिरे पर डीएल लंबाई की अल्पांश, डीएल लंबाई की अल्पांश ए डैश बी डैश, ठीक है। अब कुंडली के ठीक निचले सिरे पर डीएल लंबाई की अल्पांश ए डैश बी डैश लेते हैं। ये देख लीजिए, बिल्कुल निचले सिरे पर लिया, उसका भी लंबाई ए डैश से यहां तक नापूंगा तो डीएल होना चाहिए भाई, ठीक। ये हो गया भाई। अब लिया हूं तो इसमें एक और चीज है भी, ध्यान देना, यहां पर इसको क्या कर देते, ये मिला दिए, ठीक है। मिलाए तो ये उसका त्रिज्यज बनेगा भाई, ठीक है। और यहां पर एक बिंदु मिलेगा, इस बिंदु को मैं सी डैश प्रदर्शित कर दिया, नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा अपना भाई, ठीक। तो यहां पर क्या करते हैं, ये पूरा लाइन मिल गया, पूरा लाइन मिल गया, मतलब ये क्या कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है, ठीक है। मतलब पहले जो अल्पांश था उसी के व्यास के मुख के सामने लिखा गया है, इसी कारण इसमें एक वर्ड जोड़ा जाता है। जोड़ रहा हूं बीच में, ध्यान देना, ठीक। निचले सिरे पर यहां पर एक वर्ड जोड़ा जाता है, व्यासा, व्यासा, व्यासाभिमुखी, व्यासाभिमुखी, ये देख लीजिएगा अभी, ठीक है। व्यासाभिमुखी, ये देखो, ये है भी। तो यहां पर सिरे पर व्यासाभिमुखी डीएल लंबाई की अल्पांश ए डैश बी डैश लेते हैं, मतलब ये जो अल्पांश था उसी के व्यास के मुख के सामने लिया गया, क्योंकि इसको मिलाया तो उसी के जस्ट सामने मिला, तो व्यास के मुख के सामने लिया गया है। नहीं लिखोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहां पर एक और अल्पांश लिया, तो इस अल्पांश के कारण भी उस पर तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो यहां पर इसको फिर से मिला देते हैं, ये दूरी को, ये देखो मिला दिया, यहां पे मिला दिया। तो जब इसको मिलाया तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पे इस दूरी को फिर से मिला रहा हूं भाई मैं, जो है यहां पे इस दूरी को क्या कर रहे हैं, ये मिला दिए भाई, ये इस तरह से जब मिलाए तो ये दूरी कितना बनेगा, आर बनेगा। क्यों, क्योंकि मैंने वही बताया था भाई, कुंडली अपना ऐसा, इसमें कहीं भी मैं कोई भी बिंदु लेके चलूं, सभी से उस बिंदु की दूरी आर बनेगा भाई। ऐसा होता तो कम ज्यादा होता भाई, इधर वाले के लिए वो पास बनता, इधर वाले के लिए दूर बनता, लेकिन ऐसा है मतलब सभी तरफ के लिए बराबर है। इसलिए यहां पर ध्यान रखना, ये जो अल्पांश लिया उसका भी दूरी वही बनेगा। तब थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, इस अल्पांश से दूरी आर एच है, इसका भी दूरी आर ही है, इस अल्पांश की लंबाई डीएल है, इसकी भी लंबाई डीएल है, तो सारी चीजें सेम टू सेम बन रहे हैं। जब सारी चीजें सेम टू सेम है, इसका मतलब पहले वाले के कारण जितना उस पर तीव्रता निकला था, सेम टू सेम दूसरे वाले के लिए भी निकलेगा। तो इसके लिए हमको पूरा पूरा डील करने का जरूरत नहीं है, जो समीकरण एक दिए थे उसी को सीधा सीधा डायरेक्ट छाप देना है। ये थोड़ा लॉजिक लगाने वाली चीज है भाई, साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लॉजिक नहीं लगाए तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या किए, एक दूसरा अल्पांश ए डैश बी डैश लिए, इसके कारण उस पर तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो लिख देते हैं भाई, अतः ए डैश, अतः अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो, अतः अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समीकरण एक में जो निकला था उसी को कॉपी करो, यहां पर ये बनेगा dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, ये IDL अपॉन ये क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। इसको क्या कर देना है, हमको जो है एक नया समीकरण बना देना है, इसको हम जो है समीकरण नंबर दे देते हैं 2। चलो ये समीकरण नंबर 2 दे दिए भाई, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान देना भाई, जैसे हमने समीकरण 1 निकाले थे dB, उसकी दिशा बदलाए थे, सेम टू सेम इसकी भी दिशा बदलाना है। तो जब समीकरण 1 AB था, इसके लिए देखो तीव्रता की दिशा PR गया था, तो ये ऊपर था तो इसके ऊपर की ओर गया, ये फिर रेखा नीचे है, मतलब इसके नीचे की ओर आएगा ये, ठीक। जैसे इसके लंबवत ऊपर की ओर था, वैसे इसके लंबवत नीचे की ओर होगा, ठीक। तो यहां पर इसकी भी दिशा दर्शा देते हैं, तो इसकी दिशा क्या बनेगा, ध्यान देना भाई, इसकी दिशा मैं दर्शा रहा हूं यहां पर, इसकी दिशा यहां पर ये देखो इस तरह से मिलेगा, इसको मैं प्रदर्शित कर देता हूं आर डैश से। तो पी आर डैश ये किसकी दिशा है भाई, अभी वाला जो डीबी निकला है उसकी दिशा है, ठीक है। ये जो डीबी निकला है उसकी दिशा है, तो इसको लिख देते हैं भाई,
क्या लिखेंगे हम जो है, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा किधर हो रहा है भाई, सी डैश पी के लंबवत, सी डैश पी के लंबवत, लंबवत कहां की ओर जा रहा है भाई, ये जो है पी आर डैश के अनुदिश, अनुदिश होगा। ये देख लीजिए भाई, इसके पहले समीकरण एक में क्या दिया था, सीपी के लंबवत पी आर के अनुदिश, अभी वाला सी डैश पी के लंबवत नीचे है पी आर डैश के अनुदिश, तो ये उसके लिए अनुदिश होगा, लिख दिए। अब क्या किए थे इसमें जो है, हम जब इसके लिए ज्ञात किए थे तो इसके बाद इसको कोण माने थे, सेम टू सेम यहाँ नीचे में यहाँ कोण मानो, इस कोण को फिर से फाई लेके चलो, क्योंकि जितना ऊपर बनाएगा उतना नीचे वाला भी बनाएगा। तो यहाँ पर फिर से हम क्या कर लेते हैं, अब जो है फिर से मान करके चलते हैं भाई, या फिर इसको शॉर्टकट से भी चला सकते हैं, हम नहीं मानते शॉर्टकट चलाते हैं सीधा, क्यों, क्योंकि पहले से फिक्स है, जब ये फाई है तो ये भी फाई बनेगा, ठीक है, इसलिए अपने को ये मानने का जरूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जैसे इस डीबी को दो भाग में तोड़ा था वैसे इस डीबी को भी दो भाग में तोड़ूंगा। तो डीबी हमेशा लंबवत में तोड़ना है बोला था, तो इस डीबी के लिए क्या करेंगे, लंबवत भाग तोड़ेंगे। तो इसका लंबवत भाग क्या क्या बन रहा है भाई, ध्यान देना, इसका एक भाग तो ये बनेगा, इसका दूसरा भाग ये बनेगा, दूसरा भाग को मैं लिख देता हूं एन डैश। तो यहां पर डीबी साइन फाई, अभी वाला जो डीबी मिला इसका भी डीबी साइन फाई को मैं उधर ही ले लिया, और इसके लंबवत देख लो ये नीचे की ओर हो रहा है, इसको मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको डीबी कॉस फाई से प्रदर्शित कर देता हूं, डीबी कॉस फाई से। ये देखो, मतलब जैसे इसको दो भाग में तोड़े थे वैसे नीचे वाले को भी दो भाग में तोड़े। तो यहां पर फिर से लिख देते हैं भाई, अब डीबी को दो भागों में विभाजित करने पर, विभाजित करने पर तो डीबी को दो भाग में विभाजित कर रहे हैं, पहला भाग फिर से वही सेम टू सेम, डीबी क्या लिखे थे हम, साइन फाई, दूसरा भाग फिर सेम टू सेम, पहले वाले में क्या लिखे थे, डीबी कॉस फाई। रिपीटेशन चल रहा है अभी पहले वाले का, ठीक है, ऑफलाइन क्लास होता तो एक एक चीज दिखा देता, क्योंकि इसमें मिट गया तो मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूं भाई। तो डीबी साइन फाई, डीबी साइन फाई फिर से किधर गया, ओपी के अनुदिश गया, तो इसको लिख देंगे ओपी के अनुदिश, अनुदिश। ये देखो भाई ओपी के अनुदिश, डीबी कॉस फाई को देखो ओपी के लंबवत कहां है, नीचे की ओर है, ये हो जाएगा ओपी के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर उसका नामकरण क्या हुआ है, पी एन डैश, ओबी के लंबवत पी एन डैश के अनुदिश, अनुदिश। ये देखो भाई ये हो गया भाई, ठीक है। अब इसमें एक काम करते हैं भाई, ध्यान देना इसको अच्छे से तो ही समझ में आएगा आगे। ये बहुत पेचीदा है भाई, पेचीदा एक्चुअल में नहीं है, सरल है, लेकिन लंबा है भाई। लंबा हो जाने के कारण दिमाग में एकाग्रता नहीं रह पाती भाई, इसी कारण जो है समझ जो है दिमाग से हट जाता है। आगे अब क्या करना है ध्यान देना, यहां पर अभी फिलहाल मैं दो अल्पांश लेके चला हूं, एक अल्पांश को ऊपर लिया हूं, एक अल्पांश को नीचे लिया हूं, ठीक है। तो जब दो अल्पांश लेकर के चला तो दोनों का जो लंबवत घटक है उसको चेक करो। पहला वाला अल्पांश ए बी था, इसका लंबवत घटक क्या था, ये ऊपर डीबी कॉस फाई। दूसरे अल्पांश का लंबवत घटक क्या था, ये था डीबी कॉस फाई, ठीक है। तो कुल मिला के जब ऊपर अल्पांश लिया तो ऊपर गया और ये नीचे का नीचे आया, तो दोनों एक ही रेखा में बना, और नीचे वाले का मान डीबी कॉस फाई, ऊपर भी डीबी कॉस फाई, तो दोनों का मान सेम है लेकिन दिशा विपरीत है। दिशा विपरीत है मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देंगे, मतलब मैं जितना भी अल्पांश लूंगा सब का लंबवत घटक का मान लास्ट में मेरे को 0 ही मिलना है, ठीक है। मतलब वो एक दूसरे को काट रहा है, क्यों, क्योंकि एक ही रेखा में एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो दिशा विपरीत होने के कारण वो समाप्त कर दे रहा है। तो कुल मिला के मेरे पास ये वाला बस मिलेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं भाई, ध्यान देना भाई, यहां पे क्या लिख रहा हूं मैं, जो है जो बोल रहा था उसी को लिख रहा हूं। चूंकि पी एन व पी एन डैश एक ही रेखा में, एक ही रेखा में कैसा है भाई, ये विपरीत, एक ही रेखा में विपरीत दिशा में है। ये देखो पी एन और पी एन डैश देख लो भाई, एक ही रेखा में विपरीत दिशा में है, और इसमें जो घटक लिया वो लंबवत घटक लिया हो भाई, ठीक है। लंबवत घटक मतलब कौन सा, डीबी कॉस फाई था। तो यहां पर लिखेंगे अर्थात प्रत्येक अल्पांश का, अभी तो मैं क्या किया हूं, इसमें दो ही तो लिया हूं, मैं बहुत सारा लिख सकता हूं भाई।
अर्थात प्रत्येक अल्पांश का लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त का मतलब क्या हो जाएगा? समाप्त, निरस्त कर देंगे। ये देखो, निरस्त कर देंगे। ठीक है, अगर इसका प्रत्येक अल्पांश का लंबवत घटक एक दूसरे को समाप्त कर रहा है तो मैं परिणामी तीव्रता ज्ञात करूंगा तो केवल मेरे को क्या मिलेगा? केवल क्षैतिज घटक मिलेगा। और क्षैतिज घटक में जितने बार अल्पांश लूंगा सबका योगफल चलेगा। अभी 2 अल्पांश लिया हूं, 2 का जुड़ा है, मैं इसमें 3 4 करूंगा, 3 4 5 6 8 10 जितना चाहे उतना जुड़ते चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं फाइनल स्टेप करने वाला हूं भाई। ठीक, तो यहां पे आगे क्या करेंगे, ध्यान देना भाई। यहां पे हम आगे क्या करने वाले हैं भाई? अतः समस्त अल्पांशों के कारण, अतः समस्त अल्पांशों के कारण, ये देख लीजिए, समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अतः समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब मैं 2 लिया हूं, मैं जितना चाहे उसमें लूंगा, सभी के कारण तीव्रता ज्ञात कर रहा हूं। तो सभी के कारण ज्ञात करूंगा तो जितने भी लूंगा सबका लंबवत एक दूसरे को समाप्त करेगा, केवल ये वाला बस मिलेगा। तो अभी क्या करने वाला हूं, थोड़ा ध्यान देना भाई। इसको पहले मिटा देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। चलिए तो आगे देखते हैं भाई। तो हमने इससे पहले क्या लिखे थे? समस्त अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो समस्त अल्पांशों के कारण मतलब वहां पे जितना ले सकते सभी अल्पांश के कारण। तो यहां पर बायोसेवर्ट ने जो दिया था वो dB बोला था तीव्रता को प्रदर्शित करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो एक अल्पांश के लिए था। यहां पर अक्षर में याद रखना, B का मतलब तीव्रता होता है, ये पूरे के लिए, ये एक छोटा हिस्सा के लिए dB प्रदर्शित होता है। तो समस्त अल्पांश के कारण बोल रहा हूं, मतलब तीव्रता को मैं क्या लिख दूंगा? B लिख दूंगा। और अब ध्यान देना, इसमें क्या कर रहा हूं, उसको समस्त अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर लिख रहा हूं समेशन, और ये लिख दे रहा हूं dB, और ये लिख देंगे sin फाई। ये देखो यहां पर क्या किया गया है, मैं पहले ही बता दिया था कि लंबवत घटक एक दूसरे को समाप्त कर रहे हैं, मतलब ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हर एक बार जितना बार लूंगा ये जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो मैं 2 लिया हूं इसलिए 2 दिख रहा है, मैं इसमें लेकिन बहुत सारा ले सकता हूं भाई। तो सब के कारण लिखूंगा तो सामने में सिग्मा प्रयोग किया, जिसको समेशन पढ़ते हैं, और इसका अर्थ निकलता है योगफल। तो अगर इसके सामने केवल 1 लिखा हूं लेकिन सिग्मा तो लगा है, तो 2 अल्पांश होगा तो 2 बार इसको जोड़ा गया है, 3 होगा तो 3 बार लिखा गया, 4 होगा तो 4 बार, ऐसे जितना है उतना, इसका मतलब उसमें शामिल हो गया भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर B बराबर ये सिग्मा, ये dB। अच्छा, dB का मान हमने जो है ध्यान रखना, समीकरण 1 और 2 में निकाले हैं, दोनों में बिल्कुल सेम है भाई, रख देते कहीं से भी भाई। तो समीकरण 1 या 2 में याद कर लो या चेक कर लो, कॉपी में लिखे होंगे तो μ0/4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर, ये dB का मान था। यहां पर इंटू में क्या चीज है? साइन फाई, तो ये हो जाएगा साइन फाई। ये देख लीजिए इतना। अब यहां पे ध्यान देना, आगे क्या करेंगे भाई हम, जो है आगे यहां पे क्या करने वाले वो ध्यान देना। यहां पे हम लिख रहे हैं चूंकि साइन फाई बराबर A अपॉन R। ठीक है, मैं इसको डील नहीं कर रहा हूं भाई क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा है। यहां पर साइन फाई बराबर A अपॉन R, ये देख लीजिए COP। यहीं पे क्या करना है, साइन लिए रहते हैं, तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो इसमें ये लंब बन जाएगा और ये कर्ण बन जाएगा, तो लंब A है और कर्ण R है, इसलिए ये क्या बनता है? A अपॉन R। तो इतना सेंस होना जरूरी है, अभी 12वीं पढ़ रहा था। तो यहां पर अब आगे चलते हैं भाई। आगे चलेंगे तो ये B बराबर ये अपना सिग्मा है, ये μ0/4 पाई, ये IDL अपॉन R का स्क्वायर। साइन फाई का मतलब मैं क्या बतला रहा हूं? A अपॉन R। ये देखो, तो यहां से B बराबर ये सिग्मा, ये μ0/4 पाई, ये I, ये A को लिख देता हूं, उसके बाद ये DL को लिख देता हूं। देख लीजिए यहाँ पे क्या किया हूं उसको मैं भाई, यहाँ पे मैं DL को पीछे किया हूं, A को पहले किया हूं भाई। ठीक है, नीचे में आ जाओ, नीचे में आएंगे तो R स्क्वायर और R का गुणा करेंगे तो ये दोनों का गुणा होगा तो R क्यूब बन जाएगा। ये इतना। ठीक है, यहां पर इसको भी एक नया समीकरण बना दो, इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 3। ये देखो, अब आगे क्या करने वाले ध्यान देना भाई। समीकरण 3 तो निकाल लिए, अब आगे एक समकोण त्रिभुज लेके चल रहा हूं भाई मैं।
यहां पे लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लिख रहा हूं, डायग्राम फोकस करना भाई दिमाग में, COP, ये यहां से, ठीक है, समकोण त्रिभुज COP दिखा। तो समकोण त्रिभुज है मतलब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। और पाइथागोरस प्रमेय जानते हो भाई क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें तुम कंपेयर करो ना भाई, 12वीं वाले कर सकते हो भाई। इस त्रिभुज में जो है कर्ण R बन रहा है, इसका लंब A बन रहा है, आधार X बन रहा है। तो कर्ण का वर्ग मतलब चेक करो, कर्ण क्या बनेगा, R का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का वर्ग, लंब क्या है A, तो ये A का वर्ग प्लस प्लस आधार का वर्ग, आधार में क्या है X, तो ये X का वर्ग भाई, ये इतना भाई, ठीक है। यहां पे अब ध्यान देना क्या करना है उसको थोड़ा सा, और R का वर्ग, ठीक है। एक काम करो भाई, इसको थोड़ा ये वर्ग को इधर पक्षांतर करो, वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो इधर आके वर्गमूल बनेगा भाई। तो वर्गमूल ना लिख करके उसको क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, A का वर्ग प्लस X का वर्ग, वर्गमूल का मतलब घात में क्या होता है 1/2 होता है, तो वो लिख सकते हैं हम, ठीक है। मैं यहाँ पे घात में लिख दे रहा हूं 1/2, ये वर्ग को इधर पक्षांतर करूंगा तो घात में 1/2 बन जाएगा, ये इतना। अब आगे थोड़ा सा और सावधानी से काम करना है भाई, क्या सावधानी है उसको ध्यान देना, दोनों पक्षों को देखना, एक नया काम कर रहा हूं मैं इसमें। यहां पर R है, R के घात में मैंने 3 डाल दिया, देखो केवल R था, घात में मैंने 3 डाल दिया। जब इधर घात में 3 डाल रहा हूं मतलब इधर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि हम एक पक्ष में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते भी, दोनों पक्षों में करना है तो ये दूसरा पक्ष इसका क्या बन रहा है, A का वर्ग प्लस X का वर्ग, ये पावर में 1/2 है। तो जैसे मैं इसके घात में 3 का गुणा किया वैसे इसमें भी करूंगा, तो 3 एकम 3 और बटे में 2, तो इसके घात में कितना मिल गया 3/2। ये नहीं समझ में आया तो 12वीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ठीक, ये इतना भाई। क्यों, क्योंकि इधर 3 का गुणा किया तो इधर भी 3 का गुणा करूंगा ना, तो 3 एकम 3 अर्थात 3/2 बन जाएगा भाई, ये इतना। अब इस मान को कहां पे रख देना है, समीकरण नंबर 3 में रख देना है। तो यहां पर मैं रख देता हूं भाई, यहां पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 में चलते हैं। तो समीकरण 3 में B बराबर, ये सिग्मा लगा हुआ है, ये μ0/4 पाई है, ये IA, ये DL, नीचे में R का क्यूब, R का क्यूब का वैल्यू पता चल गया मेरे को, कितना है A का वर्ग प्लस X का वर्ग और पूरे की पावर में 3/2, ये देख लीजिए भाई, ठीक है, ये इतना। आगे बढ़ना है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, यहां पर जो अंदर में DL दिख रहा है इसी को बस समेशन के अंदर रखो, बाकी सबको बाहर करो, ठीक है। तो यहां पर B बराबर, मैं समेशन से μ0/4 पाई को बाहर किया, I और A को बाहर किया, नीचे से A का वर्ग प्लस X का वर्ग और पूरे की पावर में 3/2 इसको बाहर किया। तो सिग्मा के अंदर में मैं किसको रखना चाह रहा हूं भाई, ये जो सिग्मा या समेशन था उसके अंदर में केवल DL, ये देखो, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, मैं उसको क्यों किया हूं, क्योंकि उसका मतलब ये बनता है समेशन DL, चूंकि समेशन DL का मतलब बन रहा है यहां पर परिधि, कुंडली का परिधि, कुंडली का परिधि, और कुंडली का परिधि बराबर कितना होता है भाई, कुंडली का परिधि बराबर होता है 2πr, r का मतलब त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या कितना है a है, तो 2πa। यहाँ पर dl कुंडली का परिधि कैसे बनेगा, dl का मतलब एक अल्पांश, ये यहाँ से यहाँ तक, मैं और लूंगा यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे बहुत सारा। तो पूरा जितना भी अल्पांश है सब किस में लिया गया है, पूरे का पूरे परिधि में लिया गया है। और चूंकि सिग्मा लगा हुआ है, सिग्मा का मतलब बोला था योगफल, तो जितना भी अल्पांश लूंगा सबको जोड़ूंगा तो पूरा अल्पांश इसके परिधि पे आएगा, तो टोटल योगफल मतलब उसका परिधि बनेगा, इसलिए ये बन जाएगा 2πa, ये इतना। तो इसको रख देते हैं भाई, ये जो मिला है उसको। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला भाई, B बराबर ये मिल गया μ0/4 पाई, ये यहाँ पर IA, नीचे में A का वर्ग प्लस X का वर्ग पूरे की पावर में 3/2। ये समेशन DL का मतलब अपने को जो मिल रहा है उसको ऊपर में डाल देते हैं 2πa, ये इतना। इसी को एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो B बराबर μ0/4 पाई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, चलो इसको यही रहने देते हैं। तरीका एक नया था, ये पाई पाई को काट देते, 2 और 4 को काट देते। तो बहुत सारे बुकों में क्या करता है, इसको नहीं काटता है। इसका रीजन ये है कि ये जो नियतांक है ये अपना काम आता है भी गणितीय प्रश्न के लिए।
इसलिए हम भी नहीं काटेंगे, जैसा वैसा दर्शा दो भाई। तो इसमें क्या करते हैं हम जो है, ये 2 और पाई, 2 पाई को पहले लिखा, उसके बाद ये आई है, आई लिखा, ए और ए का गुणा कर देंगे, ए का वर्ग। ये देखो नीचे में जो है उसको सेम टू सेम ए का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग और पूरे की पावर में 3/2। ठीक है, तुम इसको काट के लिखोगे तो भी चलेगा, तुम्हारी मर्जी है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिला यही उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही किस पे है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसमें एक स्टेप और बढ़ाना भाई, अभी थोड़ा सा रुकना भाई। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम जो है, कुंडली है, कुंडली का मतलब फेरों की संख्या होता है। ठीक है, तुम लोग देखना जितने भी है कूलर है, पंखा, इन सब के जो मोटर है, मोटर में कुंडली लगे होते हैं, एक फ्रेम होता है उसमें बहुत सारा ऐसे तार लिपटा हुआ रहता है, वो कुंडली कहलाता है। तो ये कुंडली है भाई, धारावाही वृत्तीय कुंडली है। कुंडली इसका मतलब तार लिपटा हुआ है बहुत सारा, तो फेरों की संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो फेरे कितने वो तो नहीं पता, मानना पड़ेगा। थोड़ा सा और लिखना है भाई, ध्यान देना, यहां पे लिख रहा हूं मैं। और यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है तो n का इसमें गुणा कर दो भाई, फिर सेम टू सेम आंसर बोल दो। तो ये b बराबर ये बनेगा μ0/4 पाई, और ये है 2 पाई, ये 2 पाई, मैं इसी बीच में ही गुणा कर रहा हूं n को। तो ये 2 पाई और n और ये i और ये a का वर्ग। देखो नीचे में कितना है भी लिख देते हैं, a का वर्ग प्लस x का वर्ग और पूरे की पावर में 3/2। ये देखो, तो अपने को ये जो मिला भाई, यही क्या हो जाएगा, इसके लिए तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरह से जा करके अपना जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट हुआ। ये 100% आता है भाई, याद रखना, इसको छोड़ने की गलती मत करना भाई। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, बिल्कुल दिमाग में आएगा भाई। और ऑफलाइन क्लास में जुड़िए, और भी ज्यादा इजी होगा ये। ठीक है, तो चलिए भाई, आज का क्लास फिलहाल यहीं लास्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, बेल आइकन को क्या है इसमें जो है ऑन कर लीजिए, और साथ ही यहाँ पर इसको शेयर कर दीजिए भाई, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका जो है फायदा मिल सके। तो चलिए भाई, थैंक यू फिर।